नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कूटनीति की, डिप्लोमेसी की। भारत की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कैसी होती है, और जब सांप छछूंदर निगल जाता तब कैसी हालत होती है, उसकी बात भी थोड़ी करेंगे। साथ में जो अपने आप को भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे डील किया जाता है डिप्लोमेटिकली, उसकी भी हम बात करें। मगर पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। प्लीज आप वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और ये पिछले 2-4 महीनों की हमारी जहमत से, आपकी जहमत से, हम आज उस जगह पे खड़े हैं जहां से वी कैन लीप फ्रॉग। हाँ, वो भारतीय इकोनॉमी की तरह है। एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाने के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता, और हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा खबरों के साथ में, खबरों के अंदर की बात, इन बिटवीन द लाइन्स टॉक, विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू। हमारा ये चैनल नहीं है कि जहां हम ब्रेकिंग न्यूज की बात करें। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते हम खबरें हैं, वो खबरों का पंचनामा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और कई ऐसी खबरें होती है जिसकी सार्थकता 2 दिन बाद भी बहुत बड़ी होती है। ऐसी ही 2 खबरें आज हम लेने वाले हैं। पहली बात तो अपने देश की। आज है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। अभी आज से 22 जनवरी के बीच में बहुत कम दिन बचे हैं, और देश पूरा राम लल्लामय हो रहा। हाँ, राम मंदिर का उद्घाटन, जिसे मेरे जैसे लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में साकार होते हुए नहीं देखा था, वो होने जा रहा है और हकीकत बन गया। कभी ऐसी पार्टियां थी, कभी वो लोग थे जो कहते थे राम एक काल्पनिक पात्र है, राम का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये कल्पनाओं के तरंगों में उड़ते हैं। हाँ, आपके लिए हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं राम मंदिर से ज्यादा शौचालय इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी लोग कहते हैं। वो लोग अपनी राजनीति करते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। कभी अपने दोस्त से बोलते हैं, कभी अपने छोटे भाई से बोलते हैं, कभी भाई भतीजों से बोलते हैं, सनातन को गाली देने को, नेस्तनाबूद करने को। और जाहिर में पब्लिक में आके ये बोल भी जाते हैं, मगर वो समझ नहीं पाते कि 140 करोड़ के भारतवर्ष के अंदर जब 80% सनातनी हैं, जिनकी राम में आस्था है, जिनके लिए राम ही सर्वस्व है, उनको वो कैसे हराएंगे, कैसे झगड़ेंगे, कैसे कुचल देंगे, समझ में नहीं आता उनको। बेचारों के ऊपर शायद सनातन की आशा नहीं पड़ी, छाया नहीं पड़ी। सनातन की छाया में आएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि सहनशील कैसे बना जाता है, सहिष्णु कैसे बना जाता है। खैर छोड़िए उनकी बात, तो मुद्दे की बात करते हैं। ये पहला मेरा जो विषय है, उस पे हम मुद्दे की बात करते हैं। अभी हो क्या गया, 22 तारीख को उद्घाटन है राम मंदिर का। पहले तो जब राम मंदिर न्यास ने जाहिरात की थी, अनाउंसमेंट किया था कि राम मंदिर 22 जनवरी को खुलेगा श्रद्धालुओं के लिए, रामलला वहां जाके विराजमान होंगे, तब विपक्ष ने
एक बूम मचाई थी। देखो, हमें तो न्योता ही नहीं दिया गया, आपको न्योता कैसे देते? ऐसे देखा जाए तो उनका कोई हक नहीं बनता। वो तो काल्पनिक थे ना राम के लिए, आपके लिए तो राम कोई वास्तविक पात्र नहीं है। अरे भाई, 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा आस्था का प्रतीक है राम और राम मंदिर। और राम मंदिर विश्व की तीसरी धरी बनेगा। विश्व भर के पूरे सनातनी यहां इकट्ठे होंगे, ये बात आप लिख के रखिए। जब ये साबित हो चुका है, और राम जन्मभूमि न्यास ने एक के बाद एक लोगों को न्योता भेजना शुरू किया है। सचिन तेंदुलकर को भेज दिया है, रणबीर कपूर को भेज दिया है, बड़ी बड़ी हस्तियों को भेज दिया। देश विदेश से जाने माने बहुत से लोग आने वाले हैं। मेरा तो यह मानना है कि 22 जनवरी से लेके एक महीने के अंदर कम से कम 10 करोड़ लोग यूपी में ट्रैवल करेंगे। हाँ मित्रों, राम मंदिर में, राम मंदिर का राम लल्ला का राम मंदिर में दर्शन करने की। यस, ये एक धारणा, और ये धारणा सत्य होके रहेगी। अभी बात यहां ये आती है कि खाली लघुमती मतों का तुष्टीकरण करने वाले लोग, जैसे कि सोनिया गांधी, कांग्रेस के वर्तमान प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, उनको भी अभी पिछले 2 दिनों में न्योता गया है। हाँ, ये हुई ना बात। सांप जब छछूंदर निकल लेता है तो क्या होता है, न तो बाहर निकलता है न अंदर जाता है। अब क्या करेंगे वो? अगर अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो देश का 15% हिस्सा है, उनको बचाना है तो राम मंदिर में पांव नहीं रखना चाहिए। सीधा कह देना चाहिए कि हम तो नहीं जाएंगे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के ऊपर बनी, इनका तो ये मानना है ना कि बाबरी राम के ऊपर बनी थी, राम मंदिर के ऊपर बनी थी। ये बात ये लोग भूल जाते हैं। अभी तो पुनः स्थापित हो रहा है राम, समझने की जरूरत है। जब न्योता गया तो भुचक्के से रह गए। अभी उनमें से, उनके मुंह में से शब्द नहीं निकलना इस बारे में, नहीं निकल रहा। खाली इतना कहते हैं, हम सोच के बताएंगे, हम धन्यवाद प्रदान करते हैं कि हमें न्योता दिया। अरे भाई, राम तो सबके हैं, मेरे तुम्हारे, उनके उनके सबके। और राम है तो श्रद्धा है, आस्था है, एक सामाजिक मर्यादा की सीमा है। जिस दिन आप राम को भूल जाओगे, उस दिन ये सब चला जाएगा। और चला जाएगा तो हाल क्या होगा, सोच लीजिए। अब तो मना कर रहे हैं। देखो, जाए तो भी तकलीफ, न जाए तो भी तकलीफ। उनके लिए तो, सोनिया जी के लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ है। एक बाजू उनका बेटा कश्मीर का दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताता है अपने आप को, मंदिरों में जाके लंबे पांव लेट भी जाता है और मत मांगता है। ये भी हुआ है। हाँ, राहुल गांधी जी ने ये भी किया है। मगर अब क्या करेंगे? क्या राम मंदिर में जाएंगे? क्योंकि राम लल्ला को अपनी गद्दी पे विराजमान करने का अधिकार आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र भाई का। और क्या ये लोग जो शपथ खा चुके थे कोर्ट में कि भारत में तो हम राम मंदिर निर्माण नहीं होने देंगे, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, वो लोगों को प्रेक्षक दीर्घा में बैठ के जब ये देखना पड़ेगा कि गर्व से राम लल्ला को
अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान किया जाएगा तो हालत क्या होगी? राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अगर गए तो भी खत्म, न गए तो भी खत्म। और अभी तो 2024 का चुनाव आने वाला है। क्या हालत होगी जब पूरा महीना राष्ट्र राममय बन जाएगा, तो इन राम विरोधियों की हालत क्या होगी? अरे भाई, मैंने तो सुबह सुबह वॉकिंग करते वक्त, मॉर्निंग वॉक में, जो पहले गुड मॉर्निंग कहते थे ना, उनको राम राम भैया कहते सुना। और ये कोई देहाती लोग नहीं है, पढ़े लिखे एजुकेटेड। राम राम का चलन आ गया, राम नाम का चलन आ गया। क्या करोगे? तो ये तो बात हुई न्योते की। न्योते की बात आती है, दूसरी एक बड़ी बात भी करनी है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की मुझे, मगर उससे पहले इस पे थोड़ा, कि सोनिया जी करेगी क्या? क्या जैसे शिव ने विष का प्याला पिया था, हजम कर लिया था, क्या उतनी शक्ति है उनमें कि हजम करके राम मंदिर चली जाए, अयोध्या चली जाए मोक्ष के लिए? शायद उनका कुछ हो। यस, शायद बाकी के दिनों में उनको शांति मिल जाए। उनके बेटे की तो तासीरी देखिए, उनको तो अभी तक आमंत्रण ऑफिशियली तो नहीं गया, मगर माँ के साथ बेटा जाता है, जा सकता है, क्योंकि माँ ने ही आज तक उंगली पकड़ के उनको चलाया। तो दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, जनेऊधारी बोलते थे। अरे भैया, इसके लिए कोई योग्यता दर्शानी नहीं होती। जनेऊ तो जो पहनते हैं वो जन्म से पहनते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया एक बटुक का, तब से जनेऊ आता है। और गायत्री उसके मुंह पर रहती है। समझने की बात है, नहीं समझेंगे इनको। चलिए छोड़िए, मुद्दा ये ही है कि करेंगे तो क्या करें। जवाब तो नहीं मिला, मगर आज तक जो होता हुआ देखते आए हैं, उस पर से तो यही लगता है कि ये लोग नहीं जाएंगे और एक निवेदन देंगे, बुलाने के लिए धन्यवाद, ये तो आ गया। बोलेंगे इससे इतना ये खराब हुआ, इसका ये खराब हुआ, ऐसा कुछ आएगा। चुनाव की बात है ना। मगर उनको अभी भी ये समझ में नहीं आता कि देश की 80% प्रजा जो राम मंदिर को चाहते हैं, उसका विरोध करके वो क्या पाएंगे? क्या समझते हैं कि वो 15% वोटों के सहारे वो जीत जाएंगे? अभी उनमें के भी तो कभी कई लोग आजकल कहते हैं कि राम मंदिर बन गया तो क्या हुआ, साथ में बड़ी मस्जिद बनाने का भी तो ऐलान किया है। हाँ, किया है। आप लोगों को ताज्जुब होगी, मगर अयोध्या में ही बहुत बड़ी मस्जिद भी बनने वाली। ये होती है बिन सांप्रदायिकता, ये होता है सेक्युलरिज्म। दोस्तों, सांप ने चछुंदर निगल लिया है, कैसे बाहर निकलेगा? कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं पता। मगर अभी तो लग कुछ ऐसा रहा है कि ये जो सरकार है ना, ये सरकार भारतवर्ष की पुरानी परंपरा और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कौटिल्य की राजनीति के सिद्धांतों के आधारित चल रही है। हाँ, लोगों का ताज्जुब होगा, मगर यही बातें चाणक्य सिखाते गए हैं। और उसका आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे प्रयोग करना, ये हमारी सरकार देख रही है, कर रही है। चलो दूसरी बात करते हैं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की। G20 की समिट में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी आए थे।
और खाना खाते खाते अनौपचारिक रूप से नरेंद्र भाई ने बोल दिया था कि हमारी 26 जनवरी की परेड में तो आपको आना है, आप हमारे मुख्य मेहमान रहेंगे। उसके बाद वाले दिन हम क्वाड की भी मीटिंग कर लेंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। उन्होंने भी हाँ कह दिया। अभी वो ही खाने की टेबल के ऊपर साथ में बैठे थे यूएस के यहाँ के एम्बेसडर रिक गैरसेटी। उन्होंने मीडिया में बहुत खुश होकर बोल दिया कैसा न्योता मिल गया बाइडेन को, 26 जनवरी की परेड में आ गई, हमारे गणतंत्र दिन, भारत के गणतंत्र दिन हाजिरी देने जो बाइडेन ने। मगर क्या वो औपचारिक आमंत्रण था, एक स्टेट के हेड को दिया गया आमंत्रण था? शायद नहीं। दैट वाज एन इनफॉर्मल टॉक, इट वाज नॉट फॉलोड अप। भारत की ओर से वो आमंत्रण को औपचारिक बनाने के लिए जो प्रक्रिया डिप्लोमेटिकली होती है कूटनीति के तहत, क्या वो हुई? कभी नहीं। और ऊपर से नवंबर महीने में अपने बेटे को बचाने के लिए, हाँ मैं जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहा हूं, कनाडा के चीफ, कनाडा के पप्पू, हाँ हम लोग पप्पू बोलते, मैं भूल गया, याद आ गया। कनाडा के पप्पू को बचाने के लिए यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट बीच में कूद पड़ा, मगर सीधा सामने नहीं आया, पीछे से काम करता। अचानक नवंबर महीने में भारत के एक टेररिस्ट को अपने देश में पनाह देने के बावजूद भारत पे आक्षेप लगाया गया कि उसकी हत्या करने के लिए भारतीय सरकार ने साजिश की और कोशिश की। ठीक है, जब उन्होंने ये बोल ही दिया तो भारत ने बोला ठीक है, आप हमें डिटेल्स दीजिए केस की, हम पूरी छानबीन करेंगे। एक दिन हमारे इसी चैनल पे इस बात को हम दो चार बारी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ऐसे तो फिर भारत को भी पहले शास्त्री जी का मौत हुआ, होमी जहांगीर बाबा का हुआ, उसके बारे में फाइल खोल देनी चाहिए, मगर भारत ने वो कभी नहीं किया। तो यूएस का जहां तक सवाल है, यूएस की राजनीति का सवाल है, जियोपॉलिटिक्स का सवाल, हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि यूएस आज भी सुपर पावर है। हाँ है। और वो हमेशा ऐसा चाहता रहेगा कि दूसरा जो राष्ट्र हो वो उसका वेसल स्टेट बन के रहे, मतलब कि वो जो कहे वो सही, वो मानने का, सामने जवाब नहीं देने का। वो कहे ईस्ट तो ईस्ट, वो कहे वेस्ट तो वेस्ट। अभी भारत की कूटनीति, आजकल के भारत की, नए भारत की कूटनीति इस सिद्धांत पे नहीं चलती। हम तो सोवियत यूनियन से, अरे सॉरी सॉरी, हम तो रशिया से क्रूड भी लेते हैं, यूएस के जी से भी बात करते हैं इंजीन के लिए, और फ्रांस से रफाल भी लेते हैं। भारत उनकी हर बात को मानने को तैयार नहीं है। जब यूएस ने कहा कि आप यूक्रेन का समर्थन कीजिए, भारत ने वहां से तेल लिया। जब मिडिल ईस्ट में इसराइल और हमास का वॉर चालू हुआ तो भारत ने इसराइल का पक्ष तो लिया, मगर यूएस की तरह पूरा पूरा इसराइल के साथ में युद्ध में नहीं जा बैठा। काफी चीजों में यूएस जो है वो कौटिल्य की राजनीति के हिसाब से, कैरेट और स्टिक हम कहते हैं, गाजर दिखा के डंडा मारो, ये करते हैं।
ट्रेड और डेवलपमेंट का गाजर दिया हुआ। और डंडा किसका है? साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट का। हाँ, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट। देखिए एक चीज समझ लीजिए, लेफ्टिस्ट आने से बात मत कीजिए कि ईस्ट यूरोप में मिलते हैं। नो सर, आजकल मैक्सिमम लेफ्टिस्ट यूएस के अंदर, जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ये हो वो हो, सब पे कब्जा कर रखा। वहां भी पता है हमें, साइनोवा। ये कबाल जो है ना, उसको छोड़ दिया। आपको रिजल्ट देख रहे हैं, देखिए। अब हफ्ते भर पहले पाकिस्तान के नदीम अंजुम कहाँ थे? कहाँ थे वो? यूएस में एंथनी ब्लिंकन से हाथ मिला रहे थे, विक्टोरिया न्यूलैंड से चर्चा करके। और विक्टोरिया न्यूलैंड वेरेवर शी गोस देयर इज अ प्रॉब्लम, वो आग लगाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो, मणिपुर को फिर से जलाने की कोशिश हो रही है। 2 साल बंद रहने के बाद कश्मीर में फिर से आतंकवाद का भूत शुरू हो गया। क्यों? इज पाकिस्तान गॉन बैक टू यूएस फोर? चाइना को छोड़ के क्या पाकिस्तान ने फिर से यूएस को अपना आका समझ लिया है? सोचिए जरा। ये सब बातों के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई का स्टूज खालिस्तान और खालिस्तानी मूवमेंट, उसका सरगना पन्नू, जो सीआईए के लिए काम करता है, उसको मारने की कोशिश भारतीय एजेंसियों ने की, ऐसा एक आरोप यूएस ने कर दिया। मगर वो तो समझते हैं ना कि वो सुपर पावर है, वो जो करे वो सही, वो जो बोले वो सही, उनको प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं। भारत ने सीधा बोल दिया, भाई हमें प्रमाण दो, वी विल टेक एक्शन। प्रमाण आया नहीं है, आएगा भी नहीं, क्योंकि यूएस की कूटनीति कुछ ऐसे चलती है कि वो समझते हैं अपने दिमाग के अंदर, वी आर स्टिल द सुपर पावर, वी आर द सुपर पावर एंड व्हाट वी से स्टैंड्स। और आज तक चलता आया है ना। क्या उन्होंने ओसामा बिन लादेन की मौत की खबर दी, बाद में कोई प्रमाण दिया? नहीं दिया। दे गॉट अवे विद इट, दे थिंक दे कैन गेट अवे विद इट। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। कैरेट एंड स्टिक नीति उनकी चल रही है। तो हमने तो भाई सीधा बोल दिया, हम इसको वश नहीं होंगे। माफ कीजिएगा। तो भारत ने अपनी कूटनीति कैसे की, अभी वो देखने की बात है। ये भी हुआ था, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो है, वो भी वो G20 समिट में थे। और वो तो नरेंद्र भाई मोदी के अच्छे दोस्त थे। उनको भी बात बात में बोल दिया गया था, यू विल बी अवर गेस्ट, आप हमारे गणतंत्र दिन की परेड में आइए। क्योंकि फ्रांस की बेस्टिल डे, लास्ट बेस्टिल डे में मुख्य मेहमान कौन था? भारत के प्रधानमंत्री। तो वो रेसिप्रोकेटरी होता है, और ऑफिशियल कम्युनिकेशन चल रहा था। जबकि एक तरफ ये बात रिक गार्सेटी ने उड़ाई कि जो बिडेन को बुलाया है, उसी वक्त ऑफिशियल लेवल से, फॉरेन मिनिस्ट्री में से, इमैनुअल मैक्रों को गणतंत्र दिन का मुख्य अतिथि बनाने के लिए ऑफिशियल इनविटेशन चला गया। He's accepted that. He'll be the chief guest. और बेसिल डे में जो अनाउंस हुआ कि हम नेवी के लिए, अपनी नेवी के लिए रफाल फाइटर्स, रफाल जेट्स लेने वाले हैं। दूसरी भी काफी चीजें होने वाली हैं। सैफरोन से कॉन्टेक्ट किया गया। जी वाले नाटक कर रहे हैं ना जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए ना। तू नहीं तेरा भाई सही। आज भारत एक बात पे बड़ा स्पष्ट है, वो ना किसी की सुनेगा, न जो कोई चाहे वो करेगा।
आपको जो करना है कर, और यही नीति अपनाई जा रही है। हाँ, मगर यह होता रहेगा। यूएस के साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला होता रहेगा, क्योंकि यूएस को आदत नहीं है कोई स्वतंत्र सोवरेन राष्ट्र के साथ डील करने की। वो अपनी आंखें दिखाता रहता है हर एक को। और देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखिए तो जापान क्या है, एक हद तक। क्या आप उसे पूरा सॉवरेन राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र कह सकते हैं? नहीं। 150 यूएस बेसिस है जापान के। साउथ कोरिया में कितने? दे ऑल टू द लाइन। सो यूएस का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारे साथ जो भी आता है वो जो हम कहे वो करे। वेयर इंडिया डजंट डू दैट, भारत वो नहीं करता है और करेगा भी नहीं। भारत ने पहले ही से कह दिया है। भारत ने तो बड़े पहले से कह दिया है, हम स्ट्रैटेजिक अलायंस करें, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बने। हम आपके साथ जुड़ नहीं चाहेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन और एक बात समझने की जरूरत है, कभी कभी क्या होता है कि लोग इतिहास को भूल जाते हैं। आप मुझे कोई बता सकता है कि 1970 वियतनाम युद्ध से शुरू करके आज तक यूएस ने कौन सी वॉर जीती और किस किस को बर्बाद नहीं किया? वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लिबिया हो, बहुत सी चीजें बात करने के लिए। But let's not go into that. ये जो यूएस की एक पॉलिसी है ना, वो रहेगी हमेशा। उसकी वजह है कि हम बहुत सौम्य और सहनशील लोग हैं। तो पहली बारी जब हम आंख लाल करते हैं ना, तो लोगों को लगता है मजाक कर रहे हैं। मगर भाइयों, नए भारत में ये मजाक नहीं है। हमें पता है हम क्या है। हाँ, हम सुपर पावर नहीं बने अभी। वी आर अ मिडिल लेवल पावर विश्व के। हम ये जानते हैं, और इसीलिए शायद कहीं कहीं ये सब जो नाटक होता है ना कूटनीति का, स्टेटमेंट्स आने में, कभी हम जवाब नहीं देते, कभी देते, ये किया जाता है क्योंकि वी आर बाइडिंग अवर टाइम। हम अपना समय निकाल। भारतीय इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन पर है। बहुत जल्दी से जल्दी मैं तो चाहूंगा कि हम कैसे भी 5-6 ट्रिलियन को पार कर जाए, क्योंकि उसके बाद इकोनॉमी जब ऑटो पायलट पे लगती है ना, तब किसी की वो ताकत नहीं होती, किसी की ताकत नहीं होती उसे डिरेल। और हमारे यहाँ तो एक कबाल भी बैठा है। और मैं तो 100% दावे से कह सकता हूं कि ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, अभी जो इंडो यूएस के बीच में जो कोल्ड कोल्ड वाइब्स चल रही है ना, वो चलेगी। 2024 के भारत के इलेक्शन और ईयर एंड पे 2024 के यूएस के इलेक्शन, उसके बाद होगा शुरू खेल, असल खेल। और अगर यही सरकार सनातनी सरकार रही तो यूएस ऑल्सो विल टो द लाइन। मित्रों, ये कूटनीति की बात है, किसको क्या जवाब देना आजकल हमें। मैं रेगुलर स्टेटमेंट्स पे नहीं जाता, उसकी वजह है कि आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे ये सब सुना होगा, देखा होगा। मैं अंदर की बात सीधी भाषा में जो मैं समझता हूँ, मेरे जैसे आम आदमी समझते, मैं समझता हूँ, मेरे मित्र, मेरे दर्शक वर्ग यही कैटेगरी में है। हम लोग एक जैसे हैं सब, जो सीधी सादी भाषा समझते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें आता है, मगर वो पत्थर कब मारना, कहाँ मारना, जिससे सबसे ज्यादा डैमेज हो, वो हम तय करेंगे। और यही बात आज पुंछ राजौरी में,
आपको पता है वहां पर जो इलाके में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, वहां पर 2 दिन से इंटरनेट बंद है। कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, आपने सुना भी होगा। मित्रों, जवाब तो मिलेगा, बट भारत ऐसे जवाब नहीं देगा। कोई उकसाएगा और हम गर्म हो जाएंगे। यहाँ हम संवेदनशील लोग हैं, भावनात्मक लोग हैं, तो कभी चिल्लाते हैं, मगर सहनशील भी है, संयमी भी है। हमें पता है हमारा सही क्या है, गलत क्या। तो लेट्स वेट, हम वेट करें। अगर आपको आपको जो चाहिए वो फल एक भी गोली चलाने के बगैर मिल जाता है, तो गोली चलाने की जरूरत क्या है? पीओके की बात भी यही है। मित्रों, समझ लीजिए, सोच लीजिए, ये जो कूटनीति के अध्याय चल रहे हैं ना आजकल, वो अभी अगले 3 महीनों में भारत के ऊपर होने वाले हमले बढ़ जाएंगे। बहुत सावध रहना, क्योंकि ये 3-4 महीने का समय है उनके पास। एक बारी 2024 के चुनाव हो गए, फिर इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, क्योंकि उन्हें उन्हें भी दिल से पता है कि भारत के लोग ये सरकार को फिर से लाने वाले। और अगर तीसरी टर्म नरेंद्र मोदी की आ गई, तो ये कहे जाने वाले सब विपक्ष का अस्तित्व बहुत जोखिम में आ जाए। और जो कबाल टूल किट जिसकी हम बात करते रहते हैं, वो टूल किट के लिए भारत में भारत विरोधी प्रवृत्तियां करके जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाने वाला। मित्रों, समझदार को इशारा काफी होता है, मगर आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है, बहुत सावध रहिएगा दोस्तों, बहुत सावध रहिए। ये 22 दिसंबर से 2024 के चुनाव हो जाए, और खास करके रामलल्ला को विराजमान करने का जो दिन है, उसके आसपास के दिनों में तो प्लीज बहुत सावधान रहिए। क्योंकि देश विरुद्ध ताकतें अपने से जो भी बन पड़ता है वो सब करने पे तुली हुई है, आमादा है। अगर हमें डट के संयम से उसका जवाब दें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैं पहले से कहूंगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं बहुत जल्दी लाइव जाने वाला हूं, जिससे आपके साथ सीधा संवाद भी कर पाऊंगा, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे पाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सहयोग करें। मित्रों, उसके लिए भी मैं वेरियस थिंग्स, अलग अलग चीजें करूंगा। फिलहाल तो मैं अभी आपको इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज सी द वीडियोस, लाइक, share and subscribe. It will help us to grow much and give you much more information than what we can. नमस्कार मित्रों, आज के लिए बस। जय भारत, जय श्री राम।